हेलो एवरीवन एंड दिस इज़ डे 7 एंड आज हम S3 बकेट्स के बारे में देखेंगे। तो S3 जो है वो AWS में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सर्विस है एंड ज़्यादातर सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में S3 भी आती है। तो आज हम वही देखेंगे। तो S3 जो है वो एक ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है। ऑब्जेक्ट लेवल से मतलब ये है कि हम बकेट क्रिएट करते हैं एंड देन उस बकेट के अंदर जो हमारी बकेट है वो एक तरह से हमारे लिए कंटेनर है एंड देन उस कंटेनर के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। राइट। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो फाइल्स, हम कह सकते हैं कि हम फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं S3 बकेट के अंदर। या अगर हम कोई डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर रहे हैं S3 बकेट के अंदर तो उन डायरेक्टरीज को भी हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। राइट। तो वही चीज़ आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक S3 बकेट क्रिएट करते हैं। राइट। तो बकेट क्रिएट करना ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। उसमें हम एक रीजन डिफाइन कर लेंगे कि हमें कौन से रीजन में हमें बकेट क्रिएट करनी है। तो रीजन हम वही चुनेंगे जहाँ से हमारा ज़्यादातर यूज़र बेस एक्सेस करेगा बकेट को। राइट। तो मैं अपना डिफ़ॉल्ट नियर बाय रीजन सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से एंड देन मैं यहाँ बकेट नेम दे दूंगा। तो बकेट नेम जो है ये ग्लोबली यूनिक होना चाहिए बिकॉज सेम नेम की बकेट हम दोबारा नहीं क्रिएट कर सकते। मतलब सेम नेम की बकेट अगर किसी और ने क्रिएट करी हुई है तो वही सेम नेम की बकेट हम नहीं क्रिएट कर सकते, हमें कोई दूसरा नेम उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन ACLs हम बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रखेंगे। हम सारी सेटिंग्स अभी डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे एंड एक एक सेटिंग्स के बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे कि कौन सी सेटिंग से क्या हमें बेनिफिट मिलता है। तो अभी हम सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट में रख कर हम बकेट क्रिएट कर देंगे यहाँ पर। राइट। तो बकेट का कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो बकेट S3 जो सर्विस है वो ग्लोबल सर्विस है जो हम किसी भी रीजन से एक्सेस कर सकते हैं। राइट। बट जो बकेट्स हम क्रिएट करते हैं वो बकेट्स एक रीजनल स्पेसिफिक होती है कि हम किसी एक ही रीजन में वो बकेट का डेटा हम अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं। या अगर हमें एक रीजन से ज़्यादा रीजन्स में वो डेटा रेप्लिकेट करना है तो हम उसके लिए रेप्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं बकेट में। वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि हम रेप्लिकेशंस कैसे एनेबल करते हैं। राइट। तो रेप्लिकेशन के केस में हम अपना सेम डेटा मल्टीपल रीजन्स में रख सकते हैं। राइट। तो अभी हमारी ये बकेट क्रिएट हो गई है। तो इसमें एक तो हमने देख लिया कि हमारा जो नेम क्रिएट होता है बकेट का वो नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए, ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। सेम नेम की बकेट कोई दूसरा यूज़र नहीं क्रिएट कर सकता। अब जब भी हम बकेट क्रिएट करते हैं तो उसका कुछ यूआरएल बनता है, पब्लिक यूआरएल। तो वो पब्लिक यूआरएल कुछ इस तरह होता है। बकेट्स HTTPS पे रहती हैं सारी, जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स अपलोड करेंगे वो सारे HTTPS पे ही एक्सेसिबल होंगे। राइट। एंड देन यहाँ पर हमारा बकेट नेम आएगा, जिस भी नेम के हम बकेट बना रहे हैं, .s3.region.amazon.aws.com /key। राइट। तो जब भी हम कोई बकेट क्रिएट करें तो जो भी हमने बकेट नेम रखा है यहाँ पर वो यहाँ पर हमारा पास होगा, देन S3, देन रीजन, जिस भी रीजन में हमारी वो बकेट है वो, देन amazon.aws.com/key। की हमारा हो गया फाइल नेम या डायरेक्टरी नेम। तो जब भी अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो अभी बकेट क्रिएट करी है इस बकेट में अगर एक मैं ऑब्जेक्ट अपलोड करूँ। राइट। मैं अगर इस ऑब्जेक्ट का यूआरएल देखूंगा तो वो यूआरएल सेम इसी यूआरएल पे बेस बनेगा। राइट। bucket.s3.region। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बकेट नेम .s3.region, रीजन हमारा AP South 1 है, .amazonaws.com/फाइल नेम। राइट। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इस यूआरएल को कॉपी करके एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो ये हमारा एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि बकेट जब भी हम क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सारी बकेट्स प्राइवेट होती है। हम कोई भी ऑब्जेक्ट उसका पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते। हालांकि बकेट का जो एंड पॉइंट है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, बट स्टिल जो बकेट पॉलिसीज एंड ACLs हैं वो सारी पब्लिक एक्सेस को डिसेबल रखती हैं। क्योंकि बकेट जो है वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। तो बकेट्स के अंदर हम किसी भी टाइप की फाइल अपलोड कर सकते हैं एंड वो फाइल्स जो है 0 KB से लेकर, हम 0 KB से लेकर 5 TB तक की फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं किसी भी एक S3 बकेट में। एंड नंबर ऑफ फाइल्स अनलिमिटेड है कि हम इसकी कोई लिमिट नहीं डिफाइन करी हुई है AWS ने कि कितनी लिमिट है। हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ फाइल्स अपलोड कर सकते हैं AWS में S3 बकेट के अंदर, किसी भी एक S3 बकेट के अंदर। और फाइल साइज जो हो रहेगा वो 0 KB से लेकर 5 TB तक का साइज रहेगा फाइल का। अगर 5 TB से कोई बड़ी है सिंगल फाइल तो वो S3 बकेट में अपलोड नहीं होगी। एंड हम कितनी नंबर ऑफ फाइल्स अपलोड कर सकते हैं वो अनलिमिटेड है।
तो नेक्स्ट चीज आपको ये याद रखनी है कि S3 बकेट जो है वो स्ट्रॉन्ग रीड आफ्टर राइट कंसिस्टेंसी मॉडल पे काम करता है। एंड 2020 से पहले वो इवेंचुअली कंसिस्टेंसी मॉडल पे काम करता था। तो इसमें डिफरेंस ये है, पहले हम इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल पे देखते हैं। जब 2020 से पहले S3 बकेट जिस मॉडल पे काम करता था, इवेंचुअल कंसिस्टेंट मॉडल, राइट। तो इसका एक यूज केस हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक यूजर है, राइट, और एक S3 बकेट है। इस S3 बकेट में एक फाइल पड़ी है abc.txt, राइट। अब इस यूजर ने इस फाइल में कुछ अपडेट करा, राइट, कुछ भी कंटेंट्स अपडेट करे, एंड एट द सेम टाइम जब ये यूजर उस फाइल को एक्सेस करेगा, राइट, तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल में ये होता है कि इस यूजर को हो सकता है पुराना ओल्ड डेटा उस फाइल का एक्सेस हो, राइट, और थोड़ा सा टाइम लग सकता है यूजर को नया डेटा एक्सेस करने में, कुछ सेकंड्स का टाइम लगता था उस टाइम पे। तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल का मतलब ये है कि जब भी कोई फाइल अपडेट हो रही है S3 बकेट में, तो उसका जो न्यू कंटेंट है वो अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब S3 बकेट जो है स्ट्रॉन्ग रीड आफ्टर राइट कंसिस्टेंसी पे काम करता है। मतलब अगर किसी यूजर ने, यही यूजर ने कोई फाइल में मॉडिफिकेशन करा, एंड एट द सेम टाइम दूसरा यूजर उस फाइल को एक्सेस करेगा, तो उसको हमेशा न्यू डेटा ही मिलेगा, उसको पुराना डेटा नहीं मिलेगा। बट इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल में ऐसे चांसेस होते थे कि यूजर को पुराना डेटा भी मिले। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम क्वेश्चंस में भी आता है कि S3 बकेट जो है वो कौन से कंसिस्टेंसी मॉडल पे काम करता है। पहले स्ट्रॉन्ग इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मॉडल पे था, बट अब रीड आफ्टर राइट कंसिस्टेंसी मॉडल पे S3 बकेट काम करता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि अगर दो प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे दो एप्लीकेशन चल रही हैं, एंड ये दोनों एप्लीकेशंस ने एक S3 बकेट के अंदर, ये हमारी S3 बकेट है, इसके अंदर abc.txt फाइल है, और यहाँ पर दो प्रोसेसेस हैं, दो एप्लीकेशन के प्रोसेस चल रहे हैं। एट द सेम टाइम दोनों प्रोसेसेस ने कुछ इस ऑब्जेक्ट में अपडेट करने की कोशिश करी, राइट, कुछ भी कंटेंट अपडेट करा इस पर्टिकुलर फाइल में। तो इन दोनों प्रोसेसेस में से कौन से प्रोसेस का कंटेंट जो है वो इस फाइल के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो इसका आंसर है कि जो भी प्रोसेस का लेटेस्ट टाइम स्टैम्प होगा, जब भी हम पुट ऑपरेशन करेंगे इसका फाइल के लिए, तो उसका मेटा डेटा रहेगा। मेटा डेटा में हमारे पास टाइम स्टैम्प रहता है, तो जो भी लेटेस्ट टाइम स्टैम्प होगा वो वाला प्रोसेस जीत जाएगा, एंड उसका कंटेंट जो है इस S3 बकेट के इस पर्टिकुलर फाइल में अपडेट हो जाएगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों प्रोसेसेस में से 1 और 2, जो लेटेस्ट टाइम स्टैम्प है वो सेकंड प्रोसेस का है, तो सेकंड प्रोसेस का जितना भी कंटेंट है वो इस ऑब्जेक्ट में अपडेट हो जाएगा, और इस वाले प्रोसेस का कंटेंट अपडेट नहीं होगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है S3 में अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी का। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हमने कोई फाइल अपलोड करी है S3 बकेट में, तो कितना चांसेस है कि वो फाइल करप्ट हो जाएगी बकेट में पड़ी पड़ी, या डेटा लॉस की वजह से वो फाइल हमें नहीं मिलेगी। तो उसके चांसेस बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है, एंड AWS उसमें क्लेम करता है कि 99.11 में उसको क्लेम करता है, राइट। इसको हम 11 नाइन्स कहते हैं, मतलब 99, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 चांसेस हैं कि वो फाइल आपकी अवेलेबल रहेगी, वो फाइल जो है करप्ट नहीं होगी, एंड कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा। एंड अवेलेबिलिटी से मतलब ये है कि अगर जब भी हम वो फाइल को गेट कर रहे हैं या फाइल में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो कितना चांसेस है कि वो फाइल हमें अवेलेबल रहेगी, तो उसके चांसेस है 99.99%, राइट। एंड अवेलेबिलिटी के लिए AWS जो है, अगर हम जैसे बकेट क्रिएट करते हैं S3 में किसी एक रीजन में, जैसे मैंने मुंबई रीजन में क्रिएट करी, एंड मुंबई रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, तो बैकएंड में AWS जो है उस पर्टिकुलर फाइल को तीनों अवेलेबिलिटी जोन में एज अ बैकअप स्टोर करेगा, राइट, ताकि इन केस अगर एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो जाता है या कुछ डिजास्टर आ जाता है एक अवेलेबिलिटी जोन में, तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में वो फाइल स्टिल अवेलेबल रहेगी, राइट। तो ये अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी का कंसेप्ट है AWS में, जो कि आगे हम स्टोरेज क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि S3 में बहुत सारी स्टोरेज क्लासेस हैं, एंड हर एक स्टोरेज क्लास का ड्यूरेबिलिटी तो मोस्टली सारी स्टोरेज क्लासेस का सेम है, बट अवेलेबिलिटी जो है वो कुछ कुछ स्टोरेज क्लासेस की डिफरेंट है। तो वो हम आगे जाकर देखेंगे, एंड स्टोरेज क्लासेस क्या होती हैं वो भी अभी हम आगे देखते हैं।